सुधा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। बाल बनाते बनाते उसने रिसीवर हाथ में लिया। उधर से आवाज आई, सुधा मैं माला बोल रही हूँ। नमस्ते जीजी, खुश रहो। क्या कर रही हो? प्रोग्राम बनाया अजमेर जाने का? जी अभी तो बस स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। स्कूल में ही उलझी रहोगी या अपने परिवार की भी कोई फिक्र करोगी? तुम्हारे ससुर अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है कि तुम्हें, पर जीजी उनकी देखभाल करने के लिए आप सब है ना? जेठानी जेठानी जी, वह मामा जी सभी तो हैं। हाँ जानती हूँ सब है, पर तुम्हारा भी तो कोई फर्ज है। दुनिया क्या कहेगी? अभी सोचा है? वह तो यही कहेंगी ना कि बूढ़ा ससुर बीमार है और बहू को अपने स्कूल से ही फुर्सत नहीं है। पर जीजी आप तो जानती ही है कि अभी परीक्षा का वक्त है और ऐसे में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। फिर मेरी कोई ज़रूरत भी तो नहीं है वहाँ। समीर वहाँ पहुँच ही गए हैं। वैसे भी बाबूजी को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। सही इलाज मिल गया तो वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। 2-4 दिनों में स्कूल के बच्चों की परीक्षा हो जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। भाई समीर तो अपनी जगह मौजूद है, पर तुम भी तो बहू हो, लोगों की जवाब नहीं पढ़नी जा सकती। मेरी मानो तो आज ही आ जाओ। समाज के रीति रिवाज और लोग दिखावे के लिए ही सही ठीक है जीजी, मैं देखती हूँ, कहकर सुधा ने फोन रख दिया और तैयार होकर स्कूल के लिए चल पड़ी। रास्ते भर वह सोचती रही कि जीजी ठीक ही कह रही है, मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। चाहे यहाँ बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाए, पराए बच्चों के लिए मैं परिवार को तो नहीं छोड़ सकती। तभी अंतर्मन से कई और आवाज़ें आई, छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? 2-4 दिन बाद चली जाना, वहाँ ज़्यादा भीड़ लगाने से क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना ही चाहिए। वे मेरे पिता जैसे हैं, मेरा भी कुछ दायित्व है। स्कूल के प्रति कोई फर्ज नहीं, बच्चों के भविष्य के प्रति कोई दायित्व नहीं। बीमार व्यक्ति के प्रति दायित्व अधिक होता है, और अगर वह ससुर हो तो और भी, वरना लोग कहेंगे कि पराया खून तो पराया ही होता है। सुधा का विवेक आखिरकार सुधा के सामाजिक दायित्व के आगे नतमस्तक हो गया। अगले दिन सुधा सीधे अस्पताल पहुंची। नमस्ते जीजी, सुधा ने जीजी के पैर छूते हुए कहा। खुश रहो, अच्छा किया आ गई। बीमार आदमी का क्या भरोसा, कब हालत बिगड़ जाए। कुछ हो जाता तो मन में अफसोस ही रह जाता। अच्छा बोलो जीजी, ऐसे क्यों कह रही हो? जीजी की बात सुनकर सुधा अंदर तक कांप उठी। उसका भाजुक मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता था कि इंसान का अंत निश्चित है, और जीजी ही जितने सहज भाव से यह कह रही थी, उसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ खा पी लेना। पहले एक नज़र बाबूजी को देख लेना, वह कुछ बोल तो सकते नहीं, वेंटिलेटर पर है। तुम पहले नहा धो लो। फिर समीर को आवाज़ लगाकर बोली, जा कुछ नाश्ता लेकर आ हमारे लिए, आज कचौड़ी खाने का मन हो रहा है। पास में ही गर्मा गर्म कचौड़ियाँ उतर रही है। 5-7 कचौड़ियाँ और मसाले वाली चाय मंगा ले, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कहकर जीजी वहीं पालथी मार कर बैठ गई। सुधा
प्रथम होकर जीजी को देखने लगी। उसे अस्पताल में ऐसे वातावरण की उम्मीद न थी। जिस तरह जीजी फोन पर उसे नसीहत दे रही थी, उससे तो यह प्रतीत हो रहा था कि मामला बड़ा गंभीर है और वातावरण बोझिल होगा। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। खैर, भूख तो उसे भी लग रही थी और कचौड़ियाँ उसे भी पसंद थी। सुधा, अब जरा पल्लू सिर पर डाल कर रखना, सब मिलने जुलने वाले आएंगे। यही समय होता है अपने घर की इज्जत रखने का। नाश्ता करते ही जीजी ने सुधा को सचेत कर दिया, जिससे सुधा को वातावरण की गंभीरता का एहसास फिर से होने लगा। अस्पताल में मिलने जुलने वालों का सिलसिला चल पड़ा। मौसी, मौसा जी, छोटे दादाजी, मामा जी, उनके साले, बेटे बहू और न जाने कौन कौन मिलने आते रहे और जीजी सिसक सिसक कर उनसे बतियाती रही। सुधा का काम था सबके पैर छूना और चाय कॉफ़ी के लिए पूछना। वैसे भी उनकी कम बोलने की आदत ऐसे वातावरण में कारगर सिद्ध हो रही थी। 3-4 दिनों बाद बाबूजी की अचानक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने सलाह दी, अब आप लोग इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। इनकी जितनी सांसें बची है वे ये घर पर ही ले तो अच्छा है। डॉक्टर की बात सुनते ही सुधा बिलख बिलख कर रोने लगी, पर जीजी सब बड़े शांत मन से सुनती रही और फिर शुरू हो गए निर्देशों के सिलसिलों। समीर भाभी से कहना, गंगा जल, तुलसी पत्र आदि का इंतज़ाम कर ले। जाते समय रास्ते से धोती जोड़ा है, गमछा, नारियल लेने हैं आदि। जाने कितनी बातें जीजी को मुँह ज़बानी याद थी, वह कहती जा रही थी और सब सुनते जा रहे थे। घर जाने के 3-4 घंटे बाद ही बाबूजी इस संसार से विदा हो गए। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समय बाबूजी के मृत्यु शोक में निशब्द हो जाए या जीजी की तरह आगे होने वाले आंदोलन के लिए कमर कस ले। सब काम जीजी के निर्देश अनुसार होने लगे। आने जाने वालों का ताता सा बन गया। सुबह होते ही घर के सभी पुरुष नहा धोकर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर बैठक में बैठ जाते। बहू होने के नाते सुधा व उसकी जेठानी भी बारी बारी स्त्रियों की बैठक में उपस्थित रहती थी। सुधा, देख तो इस साड़ी के साथ कौन सी शॉल मैच करेगी। रोज सुबह जीजी का यही प्रभाव होता था और इसी प्रभाव के साथ वह अपना सूटकेस खोल कर बैठ जाती थी। सूटकेस है यह साड़ियों व शॉलों का शोरूम, और वह भी ऐसे समय। सुधा अभी यह विचार कर ही रही थी कि जीजी बोली, ऐसे समय में अपने पराये सब का आना जाना लगा रहता है, ढंग से ही रहना चाहिए, यही मौका होता है अपनी हैसियत दिखाने का। जीजी ने सुधा को समझाते हुए कहा तो उसका भावुक मन असमंजस में पड़ गया। वह तो बाबूजी की बीमारी की बात सुनकर 2-4 घरेलू साड़ियाँ व 1-2 शॉल ही लेकर आई थी। उसने सोचा था ऐसे समय में किसे सज धज दिखानी है, माहौल गंभीर रहेगा, पर यहाँ तो मामला अलग ही था। जीजी तो थी ही जेठानी, घर की अन्य स्त्रियों के भी यही ठान थे। नहा धोकर बढ़िया साड़ियाँ पहन कर बतियाने में ही सारा दिन बीतता था। घरेलू काम के लिए गंगाबाई और खाना बनाने के लिए सीताबाई जो थी। जीजी, आज खाने में क्या बनेगा? सीताबाई ने
पूछा तो जीजी ने सोचने का मुद्रा बनाई और बोली, बाबूजी को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, कट्ठे की सब्जी और मिष्टी रोटी भी बना लो, दही सब्जी चावल तो रहेंगे ही, सलाद भी काट लेना, हाँ ज़रा ढंग से ही बनाना। जाने वाला तो चला गया पर ये जीभ निगोरी ना माने, ऐसी वैसी चीज़ न भाएगी किसी को। हाँ जीजी, देखना ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि ससुराल जाकर भी याद करेगी। सुधा मुंह बनाए तभी जीजी की ओर देखती तो कभी सीताबाई की ओर। अभी तो बाबूजी को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए थे और यह मंजर। खैर, बहती गंगा में हाथ धोने के अलावा चारा भी क्या था। सुधा भी वैसे ही करती जैसे अन्य सभी। अचानक से बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो सभी चौंक पड़े। अरे, गोरखपुर वाले चाचा चाची जी आए हैं। जा सुधा, जाकर बैठक में बैठ गया। हाँ, पल्लू सिर पर रखना। तभी बाबूजी को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए हैं। ज़्यादा कचर पचर मत करना, चाची थोड़ी चालाक हैं, घर के अंदर की बात उगलवाना चाहेंगी। ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा मत बक देना। सुनकर सुधा हक्की बक्की रह गई। वही जीजी जो अभी तक परिधानों व पकवानों का चुनाव कर रही थी, अचानक ये गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगी सोचा भी न था। उसने सिर पर पल्लू ओढ़कर सुधा चाची जी के पास बैठ गई। कुछ औपचारिक बातों के बाद चाची जी से रहा न गया, वे पूछ ही बैठी, क्यों सुधा, बंटवारा तो कर गए न भाई जी? जायदाद तो काफ़ी थी उनके नाम। सुधा अब तक इस बेमौसम की बरसात की आंधी हो चुकी थी। बोली, चाची जी वह सब तो भाई लोग जाने, मैं तो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि इन सब बातों के विषय में सोचने का भी समय नहीं मिलता। अब तक चाची जी की नज़र सुधा के हाथों पर पड़ चुकी थी। अरे ये क्या, सोने की पुरानी चूड़ियाँ पहन रखी है? तेरे पास हीरे की चूड़ी है ना? ऐसे मौके पर नहीं पहनेगी तो कब काम आएगी? जीजी तो जीजी, चाची जी भी। सुधा हैरान थी। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं या शायद दुनिया की यही रीत है। उसे अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी अपनी ही नादानी पर। भला उसके पास क्या कमी थी गहनों व साड़ियों की जो यह ही मुँह उठा कर चली आई। उसने अपने हाथों के साथ साथ साड़ी को छिपाने की भी नाकामयाब कोशिश की। उसे लगा कि बिना किसी सज धज के आना उसकी भावुकता नहीं, उसकी मूर्खता की निशानी है। उधर अंदर जीजी कीमती पश्मीना शॉल ओढ़े बतिया रही थी। जब से बाबूजी की बीमारी की खबर सुनी, एक निवाला गले से न उतरा, 2 साड़ी ले चौड़ी आई। मैं तो आखिर बाप था, कोई दूसरा थोड़े न। अरे कुछ जिम्मेदारी भी तो होती है बड़ों की। भाभियाँ तो मेरी ही भौली है, दुनियादारी नहीं जानती। सुधा जीजी की इस बात से सहमत थी। वह तो अब इस सोच में थी कि जिस धूमधाम से 12वें दिन की तैयारी करवाई जा रही थी, उससे तो निश्चित ही था कि बड़ी संख्या में मेहमान रहेंगे। सुधा ने एक नज़र फिर अपनी साड़ी व चूड़ियों पर डाली। 12वें दिन भी पहनने के लिए उसके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं था और उसे दिन चाची जी जैसी कई और मेहमान हस्तियों का आगमन हो सकता था। वह बड़ी उलझन में पड़ गई। एक मन तो ये कह रहा था कि ऐसे वक्त में ऐसी सज धज दिखाना ठीक नहीं। दूसरी ओर
वही मन उसे समझा रहा था, मुझे भी उस दिन के लिए अच्छी साड़ी व चूड़ियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही दुनिया की रीत है और यूँ भी इसी दुनिया में रहती है।